एवरीवन, तो आप सभी का आज जो क्लास होगी वो एनसीईआरटी बुक का 7th क्लास का आपका भूगोल होगा, मतलब ज्योग्राफी, जिसे हम का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है पर्यावरण। तो चलिए समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हमको समझने के लिए एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी में आपको लाइन बाय लाइन थोड़ा सा पढ़ूंगा और जो मेन पॉइंट है उसको मैंने क्लियर कर दिया है, जिससे आपको बीपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी आपको एग्जाम होते हैं, एनसीईआरटी बुक जो पढ़ना होता है वो यहाँ से आप लोग को हेल्प जरूर होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए, पर्यावरण में पहला चैप्टर भूगोल का है, जिसमें कहते हैं लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, मतलब रवि नाम के एक स्टूडेंट जो लंबी छुट्टी के बाद जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। एक मैदान में उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। देखिए, जब वो जा रहा था स्कूल, देखा कि बगल के मैदान जो वो जहाँ खेल रहा था, जो एक मैदान था वहाँ पर खुदाई हो रहा था। तो देखिए, हम लोग जो स्कूल जाते हैं या आप अपने जब स्कूल जाते हैं तो पर्यावरण रहता है। पर्यावरण का अर्थ हुआ कि जो हमारे चारों मतलब तरफ जो मतलब पेड़ पौधे सारे चीज़ जो मतलब माहौल दिखते हैं वो हो गया एक पर्यावरण। तो चलिए देखते हैं क्या। तो लोगों ने बताया कि उनको अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, मतलब फ्लैट वाली जो अलग मतलब बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाले विशाल मैदान के पेड़ हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, उसकी आंखों में आंसू छलकने लगा। उसके बाद उसने बात की बहुत बताई, कठिनाई हुई, मतलब उसको जैसी कठिनाई हुआ कि देखिए क्या होगा। तो हमने परिधानाचार्य उपाध्याय से कहा कि देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। उसने सुबह सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसा बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर जब उसने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है, जो कुछ भी आपके आसपास दिखते हो, मतलब तो यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट है कि पर्यावरण क्या है। तो जो हमारे आसपास जो भी कुछ दिखता हो वो पर्यावरण है, ठीक है। इसके बाद कहते रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा, मतलब रखी हुई कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट एवं दोस्त, ये सारे पर्यावरण का अंग है। हाँ, शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे कि पर्वत, नदी और पेड़, प्राणी, जबकि कुछ अन्य मानव ने किया, तो जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। जब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए जो अपने निकट सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का सूची बनाइए। इसमें कहा टीचर कि देखिए आप क्या कीजिए, मतलब ऐसा सूची बनाए जो प्राकृतिक और मानव। तो ये भी आपको पर्यावरण एक प्राकृतिक एक मानव होता है, तो उसको हम देखते हैं कि प्रकृति और मानव निर्मित क्या होता है। तो यहाँ पे ने मतलब स्पष्ट कर दिया है, जो प्रकृति से पर्यावरण जो मानव निर्मित करता है, मतलब निर्माण करता है, वो मानव निर्मित। तो चलिए इससे आगे सारे डिटेल्स दिया हुआ है, मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा कुछ ग्रीन कलर से रंगा हुआ है, उसमें पढ़ते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव का इस प्राकृतिक व्यवहार के कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी का पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन के बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों, बर्तनों का निर्माण करना, इस प्रकार के मानव प्राकृतिक पर्यावरण का परिवर्तन करता है। मतलब जो पर्यावरण का जो मतलब परिवर्तन होता है, मतलब पर्यावरण जो दूषित होता है, इन सब कारणों से होता है। तो ये देखिए, जैसे भी ये जो रंगा हुआ है वो उस पॉइंट पर आप फोकस जरूर करिएगा। आपका क्वेश्चंस यहीं से बना रहता है, और मैं भी आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसको मैंने रंग दिया है ताकि आपको समझने में अच्छा। बाद बाकी आप सुनते जाइए कहानी की तरह। तो रवि, परमजीत, जैसी और मुस्तफा और आशा भी सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने कहा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसे हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। मतलब हमारी ज़रूरतों के कारण कल के क्या थे कि हम लोग साइकिल से चलते थे, इससे पहले क्या थे हम लोग क्या बिना पेट्रोल के गाड़ी से चलते थे, या हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाते थे। मतलब उतना हम लोग को मतलब कोई दूषित होने का या इसी तरह हमारे पर्यावरण दूषित होने का कारण था, जो मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए यहाँ से फिगर पे थोड़ा सा हम ध्यान देते। फिगर में है कि पर्यावरण के घटक,
याद रखिएगा पर्यावरण के घटक। पर्यावरण घटक का मतलब प्राकृतिक है, मानव निर्मित और मानव, जिसमें आपको स्पष्ट दिया हुआ कि जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल और सजीव मंडल है। तो ये जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीव मंडल सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना देखिए। बाद कि मानव निर्मित का मतलब वहाँ पे जो हमने बताया था कि पर्यावरण के जो घटक होते हैं, मतलब पर्यावरण भी मतलब 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। जो आप किस तरह के होते हैं, तो इसका कहने का अर्थ है कि मतलब मानव निर्मित, जो मानव ने बनाया, तो मानव ने क्या बना सकता है, घर बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, उद्योग बना सकते हैं, स्मारक बना सकते हैं। लेकिन देखिए, आप देखिएगा जैव मंडल मतलब स्थल मंडल, वायुमंडल, ये जल मंडल, ये सब प्राकृतिक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ देखिए मानव क्या है, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब क्या है, मानव में आता है। तो चलिए पर्यावरण के घटक है ये सब थे। कहते हैं इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं कि कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। मतलब इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे देखिए जीव प्राणी के संसार, जैसे पादप एवं जंतु, पादप मतलब पेड़ पौधे एवं जंतु, और अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार जैसा स्थल। ये चीज़ आपको समझना होगा। जो ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी क्या कहते हैं कि किसी भी जीवी प्राणी को चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का निर्माण एवं क्या है, पाए जीवी और अजीवीय दोनों परिस्थिति में सम्मिलित है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं, बस ये सब सुनने की बातें हैं। बस आपको थोड़ा सा देखिएगा, जो मेन पॉइंट है मैं उसको रंग दिया हूँ, क्योंकि यूपीएससी में आपको बस पॉइंट को पढ़ना होता है ताकि आप मेंस लिख सकेंगे और पीटी में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो कहता है कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल आप पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले परिचित करवा चुके हैं। आइए हम इनके संबंध और कुछ तथ्यों को बारे में जानकारी लेते हैं। तो कहते हैं जैसे हमने यहाँ देख लिया था सारी चीज़, और यहाँ पे देखिए तथ्यों को जानकारी। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी एवं कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ आप कंफर्म हो गए होंगे कि आखिर किसको कहते हैं। तो यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। जैसे यह पठार, पहाड़, क्या है, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलियों की मतलब स्थलाकृतियों वाली विषम धरातल हैं। यह स्थलाकृतियों महाद्वीपों और महासागरों की सतह पर क्या है, सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता चुके हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, तो जैसे विभिन्न स्थलियों को विषम धरातलों का होता है। ठीक है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है, कहता है स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। मतलब ये क्या, स्थल मंडल पे क्या होता है, हम जीवन भी जीते हैं, ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, सारा चीज़ है इस पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको हमको यहाँ दिखा दे। स्थल मंडल ये हो गया आपका, जल मंडल ये हो गया, वायुमंडल ये हो गया, और जैव मंडल ये हो गया। तो चलिए यहाँ पे कहते हैं जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। सिंपल सी बात, जो जल का क्षेत्र है उसे जलमंडल कहते हैं। यहाँ कहते हैं हम अपने घर या स्कूल के, जो देखिएगा रंगा हुआ चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, कि अपने घर या स्कूल के जो पानी का उपयोग करते हैं, जहाँ से आता है, दैनिक जीवन के विभिन्न उपयोगों को सूची बनाए। मतलब कहता है कि आप बर्बाद तभी नहीं करेंगे जब आप देखेंगे कि कहाँ से जल आता है। तो ठीक है, यहाँ से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो जलमंडल का मैंने बता दिया, यह जल के विभिन्न स्रोत, नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों को मिलकर बनता है। सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी की चारों ओर फैली वाली पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चारों ओर वायुमंडल के थामे रखता है और सूर्य की झुलसाने एवं गर्मी को हानिकारक किरणों को हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल क्या करती है, सारी बात यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। तो ठीक है, थोड़ा सा ये जो रंगा हुआ है उसको आप जरूर पढ़ लेंगे कि स्कूल के समय आधे समय आसमान देखे, ध्यान दें कि दिन में कैसा वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है या तेज धूप में या कोहरा इत्यादि, सारी चीज़ को देखिएगा आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए जब भी आपको समझ में आएगी, जब आप पूरी तरह से पढ़ेंगे, या चाहे बीपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। कई प्रकार के गैस, धूल, कण, जलवाष्प, वायुमंडल की परिवर्तन होने से मौसम की जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप के जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है, आप थोड़े पॉइंट याद। परितंत्र, रवि ने कहा कि एनसीसी कैंप के जेसीसी के आश्चर्य है कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। यह अपना केरल में याद आ गया तो
तुमको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे हरे खेतों में नारियल बनाने का लगातार बारिश होती है। तभी जैसलमेर ने रहने वाले हीरा और आश्चर्य से कहा, यह हमारे वर्षा होती नहीं है, दूर दूर तक केवल कीकर और रेत की नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, जैसे कि आप देखे होंगे कि कहीं कहीं जैसे कि राजस्थान में देख लो, वहाँ बारिश मतलब कोई पानी का नहीं स्रोत है, आपको दूर दूर तक रेत मतलब बालू मिलता है। ठीक है, रवि जैसे कि एनसीसी में कैंप को जैसी आश्चर्य से कहा, उसका जो एनसीसी है वो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे वो अपना केरल का याद आ गया उसको, क्योंकि केरल में जो बारिश होता है वो। तो यहाँ देखिए, परितंत्र वह तंत्र जिससे समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो भी तंत्र है, समस्त जीवधारी मतलब जो जीव सजीव है, वो आपस में एक दूसरे से पर्यावरण एवं भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते, एक दूसरे से मतलब मिले जुले मतलब क्रिया करता हो, तो वो निवास करते, जिसमें वो निवास करते हैं वो ऊर्जा पदार्थ का स्थानांतरण का संबंध है। तो यही परितंत्र है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। कहानी के बच्चों की तरह अपने पर्यावरण का स्थल के चित्र फोटो बनाएंगे। यही सब था आपका, देखिए। और आगे देखते हैं हम लोग क्या है। कहते हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप छिपकली अनेक कीट भी देखने को मिलेगा। आपको सीटेट में ये सब क्वेश्चन भर भर के रहता है, ऊँट के बारे में क्या विशेषता है, आपको मतलब एसएससी वगैरह में रहता है, तो आप देखिए ध्यान से पढ़िएगा। रवि हैरात में रह गए और स्थानों को पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति एवं सहन के तरीकों को भिन्न क्यों है। मतलब वो रवि जो था मतलब परेशान से कहा कि सभी तरह के सभी जगह का आखिर भिन्न भिन्न क्यों है। तो क्या सभी एक दूसरे का साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा कि बिल्कुल बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वो एक दूसरे पे भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध परिवर्तन का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन और घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से आपको ताल में भी परितंत्र हो सकता है। या क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते हैं वो एक परितंत्र बनाता है? मतलब कहता है कि जैसे ये देखिए, आपको फिगर दिया हुआ है कि इसमें परितंत्र बनाता है, मतलब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। देखिए वस्तु विनिमय पद्धति, ये आपको देखिए ये सब जो कलर किया रहता है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रहता है। तो ये वस्तुओं का आदला बदली का व्यापार है जिसे धन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कहते मानवीय पर्यावरण, कहते मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, देखिएगा याद रखिएगा, इसमें कहता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। मतलब मानव क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पर्यावरण के परिवर्तन करता है जब उसको आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, रक्षा करेंगे पर्यावरण को। तो आप पढ़ने से आपको ज्ञान होगा। प्रारंभिक मानव स्वयं की प्रकृति को अनुरूप बना लिया था, उसके जीवन का सरल आसपास की प्रकृति आवश्यकताओं पूरी हो जाती थी। कहते कि समय के साथ देखिए कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव जीवन के उपयोग में आपको देखिए कई तरह के सीख लिए, जिसमें फसल उगाना, पशु पालना, जीव क्या है सभी चीज जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, वह आवश्यकता उन उपजाया गया वस्तु विकास हुआ। देखिए जब आप पढ़ेंगे, जब आप देखिएगा बीपीएससी लेवल का पढ़ेंगे, तो जब हमारे मतलब इतिहास का जो निर्माण हुआ तो सबसे पहले कुछ नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे मतलब लिपि भी मतलब नहीं था। इसके बाद पाषाण काल में आया, तो पहले उसने क्या किया, मतलब जो औजार हुआ उसका आविष्कार किया। इसके बाद उसने देखा कि आग भी जल सकता है। इसके बाद उसने देखा कि पहिए का निर्माण करना पाषाण काल में। तो आपको ऐसे पढ़ना है, इंटरेस्टिंग बीपीएससी से पूछे हुए क्वेश्चन हमेशा आपको एनसीईआरटी बुक से रहता है। आप कोई भी चीज़ की एग्जाम देंगे तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए इसके देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे कहते हैं विनिमय व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने का उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति के पूरे विश्व में संचार सहज का द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि गर्मी के आपको रसीले तरबूज की सर्दी में ये भुनी हुई मूंगफली क्यों खाना पसंद करते हैं? प्रकृति के मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन होना आवश्यक है। मानव का पर्यावरण के साथ समरसता के रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना ये बहुत ही आवश्यक है। आप कोई भी चीज़ को बेसंतुलन कर देंगे तो वो चीज़ कभी सही नहीं होगा। उसका उपयोग रहना से। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी,
वो अक्सर अपने स्थान पर हरियाली की बात करती रहती है। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि के उदासी देखकर नूरी ने उसके वाले छुट्टियां के घर में मिजोरम आने को कहा। रवि ने शिक्षक को सभी बच्चों को छुट्टियों के दिन स्थानों पर जाएंगे, वहाँ भूदृश्य घरों की लोगों को लोकप्रिय चित्र बनाकर लाएंगे। यहाँ देखिए क्या कहते हैं, अपने आस पड़ोस के बुजुर्ग के व्यक्तियों को बात करें और निम्न से जानकारी करें। तब आस पड़ोस के आदमी जो आप नहीं जानते हैं, अपने दादाजी से, अपने नाना जी से पूछिए, क्वेश्चंस करिए। कहते कि जब आपकी उम्र के थे तब उसके आसपास कैसे पेड़ थे, जब उसके समय घर का अंदर खेले जाने वाले कैसा खेल था, उसके समय पसंदीदा फल क्या था, गर्मी सर्दी के मौसम में कैसे बिताते थे, सारी जानकारी में आप डायरी में नोट करेंगे। तो यही कहता है। तो चलिए, ये लास्ट था आपका फर्स्ट चैप्टर का। आपको सेकेंड चैप्टर आपको जस्ट लेकर मैं आऊँगी। तो देखिए, आपको बस आधा घंटा की बातें रहती है, ध्यान से सुनना है, 2-4 पॉइंट आपको जरूर सीखने को मिलेगा हर रोज। तो चलिए, थैंक यू।